नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के पर। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से भी सभी छात्रों से एक कमिटमेंट किया था कि मैं जो है आप सभी को यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए जीके के अंतर्गत लूसेंट जो है कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लूसेंट जो कि आपके किसी एग्जाम में लगभग 20 से 25% हिस्सा कवर करती है, उसको मैं जो है आपको क्लास वाइज क्लास और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारी जो है यूट्यूब पर जो है ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो हम आगे ये कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी की क्लास को अभी ना शुरू करके हम जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से इस चीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहली बात ये है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ करने का अपने अंदर जुनून रखते हो, जज्बा रखते हो, तो उसमें आपको रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता जो आपको उस कार्य या उस क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक सके। एक कहावत भी कही जाती है कि कहावत कही जाती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। ये मेरी फेवरेट मोटिवेशनल लाइन है जो मेरे अंदर एक एनर्जी बूस्ट कर देती है, जिससे मैं जो है अपने काम को और अच्छे से कर पाता हूं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। तो ये मेरा जो बेस्ट लाइन है ना मेरी जिंदगी की, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। तो ये लाइन जो है मेरे अंदर एक एनर्जी बूस्ट कर देती है। जब भी मैं ये लाइन सुनता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं कहीं पर भी, तो मेरी अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है वो इस प्रकार से होता है कि जैसे मान लो कि कोई वेग मेरे अंदर आ गया हो जो मुझसे ये कह रहा हो, हवा का वेग आ गया हो या समुद्र में तूफान सा आ गया हो जो ये कह रहा हो, नहीं आर के या रामकृष्ण आपको कुछ करना है जिंदगी में, आप सिर्फ यहीं तक रहने के लिए यहां नहीं आए हो। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अपने काम को जारी रखने की कोशिश करता हूं और मुझे ये इस चीज की हिम्मत आप सभी छात्रों से मिलती है। जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और लगातार जो है हमारी क्लासों को अध्ययन कर रहे हैं, हमें उनसे एक प्रेरणा मतलब लेकर के मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इस चीज को शुरुआत करेंगे। लूसेंट जो है हमारी सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरू होगी बेटा। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं लूसेंट की ये वाली बुक लेकर के आया हूं जो आप सभी लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, और इसमें मैं चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। तो इसी से कराऊंगा, ना कि कुछ बाहर होगा ना कुछ अलग होगा इससे। ठीक है, लूसेंट के अंतर्गत हम जो है शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। कहां से शुरू करेंगे बेटा? हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में किसी भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो है इसका लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और इसको मैं बहुत जल्द, बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाते हुए बहुत जल्द इसको कवर करूंगा। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए 10 नंबर का जो है पोर्शन कवर करेगा यहां से। ठीक है, और यूपी पुलिस में भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। उसके अलावा आपके यूपी पीसीएस में तो लगभग 20 से 25, 30 के बीच में हो जाते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा यूपीएसआई में भी 4 से 5 क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आने का तरीका है ना, सिलेक्शन जो है मात्र एक ही क्वेश्चन से रुकता है। क्योंकि हम इस चीज को लेकर के अपने इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अपनी पढ़ाई में जुड़े हुए हैं, अपनी पढ़ाई से जुटे हुए हैं, और हम जो है पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो हम उस क्षेत्र में अपनी मेहनत को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है बेटा हम शुरू कर रहे हैं कहां से, हिस्ट्री सब्जेक्ट से। ठीक है, कहां से शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे पहले हम जो है आज की ये देखेंगे कि इसका रोल क्या रहता है, क्या रहता है इसका रोल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में इसके 10 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 10 क्वेश्चन होते हैं। और ये 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से ये 10 मार्क्स आपके यहां पर बनते हैं। ठीक है, कितने, 10 मार्क्स जो है आपके यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस की अगर हम बात करेंगे, यूपी पुलिस की बात करेंगे बेटा, और यूपीएसआई की भी बात करेंगे, तो यूपीएसआई में जो है, यूपी पुलिस में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हो जाते हैं, और सेम यूपीएसआई में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन हमें कवर करने के लिए, या 10 क्वेश्चन जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के हैं उनको कवर करने के लिए, हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई सब्जेक्ट छोड़ना हो, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो वही 1 नंबर, वही आधा नंबर, वही 0.5 या 0.2 या 0.3, इनसे ही हमारा जो है सिलेक्शन रुक जाएगा। तो हमें सारी चीजें कंटिन्यू करके चलनी है। ठीक है, इस वजह से हमने जो है आप लोगों को ये ओवरव्यू दिया है। अब यहां से लेकर के बेटा दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, दिल्ली पुलिस की बात करेंगे, तो वहां पर भी जो है लगभग 25 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से होते हैं। और ये 3 से 4 क्वेश्चन नहीं होते, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी चीज है जो आपके सिलेक्शन को करा सकता है और जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। ठीक है, तो हम बेटा शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इतिहास सब्जेक्ट से, जिसमें कि भारत का इतिहास होता है। क्या होता है बेटा, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को अगर हम सबसे पहले शुरू करेंगे तो ये कहा जाता है हमारी, मैं लुसेंट को ही लेकर के चलूंगा। ठीक है, भारत क्या है, सबसे पहले दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर, दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय पर्वत तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक एक विशाल देश फैला हुआ है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं, जिसे भारत कहते हैं, जिसे भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो हमारा देश, इसके अतीत के अध्ययन को, जब हम इसका अतीत का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, अब तक जो है आज हम जी रहे हैं, आज से पहले की चीजों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, हमारा देश, मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं।
ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश की है। हम अपने देश के अध्ययन को, देश के अतीत के अध्ययन को हम अपना इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इतिहास कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वह होता है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। भारत को इसे क्या कहा गया है? पुराणों में इसे बेटा भरतों का देश कहा गया है। किसका? भरतों का देश, यानी प्यारे भारतवर्ष को भरतों का देश कहा गया है। इसके अलावा बेटा यहां के निवासियों को क्या कहा गया है? यहां के निवासियों को भारतीय कहा गया है। क्या कहा गया है? यानी जो भारतवर्ष में या भरतों के देश में जो निवास करता है उसे हम कहते हैं भारतीय, अर्थात भरत की संतान। क्या कहते हैं? अर्थात भरत की संतान। ठीक है, अर्थात भारतीय कौन है? भरत की संतान है भारतीय। ठीक है, अर्थात जो भारतीय है वो कौन है? भरत जो है उनकी संतान है। इसके अलावा जो एक भरत कौन थे? प्राचीन भारतीय कबीले थे। भरत कौन थे? प्राचीन भारतीय कबीले थे। ये कौन थे? कबीले। क्लियर हुआ? पुराणों में भरतों का देश कहा गया है भारतवर्ष को। और भरत भरतों कौन थे? भरत बहुत सारे कबीले थे और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। प्राचीन भारत में इसके अलावा इसे जम्बू द्वीप की संज्ञा भी दी गई है। क्या दी गई है? जम्बू द्वीप। जम्बूद्वीप किसे कहा जाता है? प्राचीन भारतवर्ष को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जम्बू अर्थात जामुन वृक्षों के द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी जो थे उसे सिंधु नदी से जोड़ते हैं। ईरानी जो थे ना फारस के लोग थे जो इसे किससे जोड़ते हैं? सिंधु नदी से जोड़ते हैं। कि सिंधु के पार का देश क्या कहलाता है? हिंद कहलाता है। उनकी भाषा में स की जगह हा यूज किया जाता है। स की जगह पर हा, तो वह क्या बोलते थे? स की जगह जो ये वाला एरिया है वो सिंधु के पार का एरिया है, हिंद है। अर्थात क्या है? हिंद है। अर्थात ईरानी क्या कहते थे बेटा? प्राचीन नाम है इसका जम्बूद्वीप। इसके अलावा ईरानी जो कहते थे, ईरानी इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे बेटा, यानी सिंध के पार का देश हिंद। सिंध के पार का देश क्या है? हिंद है। जम्बूद्वीप हमारा प्राचीन नाम हो गया। इसके अलावा यही नाम धीमे धीमे चल के पूरे पश्चिम में फैल गया। इसे एक नदी के द्वारा जाना जाता था। यूनानी इसे क्या कहते थे बेटा? यूनानी इसे इंदे कहते थे। इंदे 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 यूनानी इसे इंदे कहते थे। और आगे चल करके यही जो है अंग्रेज इसी आधार पर इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। अंग्रेज जो है इसी आधार पर इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। हम अपने देश को भारत कहते हैं। हम अपने देश को भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं भारत के। जम्बूद्वीप भी कहा जाता था प्राचीन समय में। ईरानी इसे हिंद कहते थे, यूनानी इसे इंदे कहते थे
और अंग्रेजों ने इसको क्या कहा, इंडिया कहा बेटा, क्या कहा, इंडिया कहा। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा भारत के प्राचीन नाम थे। और यहां पर जो है इसको विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है ना, क्या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बेटा यहां पर है, इस तरीके से इस क्षेत्र में। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत को जो है दो हिस्सों में बांट देती थी। किसमें, दो हिस्सों में बांट देती थी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जिसके माध्यम से इसको जो है हम ऊपर वाला जो हिस्सा था इसे हम द्रविड़ परिवार कहते थे, दक्षिण वाले को, और बेटा नीचे ऊपर वाले को कहते थे इंडो यूरोपीय। क्या कहते थे, ये वाला हो जाता था आपका द्रविड़ परिवार, साउथ के सारे, और ये वाला हमारा हो जाता था इंडो यूरोपीय। क्या हो जाता था बेटा, इंडो यूरोपीय। ये एक भाषा परिवार थे भारत में, क्या थे, भाषा परिवार थे। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे ओवरऑल जो है यहां पर चीजें, हमने पहले भारत का परिचय देखा और भारत के बाद उसमें हमने भाषा के आधार पर लोगों को देखा कि जो है उत्तर के इंडो यूरोपीय बोलते थे और दक्षिण के जो है लोग क्या बोलते थे, द्रविड़ भाषा बोलते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करेंगे नस्ल के आधार पर भारत में जो है जनसंख्या थी, नस्ल के आधार पर तो 4 प्रकार की नस्लें थी भारत में। 4 प्रकार की क्या थी बेटा, नस्लें थी भारत में। चार प्रकार की नस्लें थी भारत में। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। वो नस्लें कौन कौन सी थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड नंबर 1, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पहला नस्ल थी। उसके बाद बेटा आपकी पोलियो मेडिटेरियन, यानी हम कहें भूमध्य सागरीय नस्ल, जो कि आपकी यूरोप के क्षेत्र से आई। उसके बाद काकेशियाइड, निग्रोयाइड और आपकी निग्रोयाइड, और नंबर 4 थी बेटा आपकी मंगोलियाइड। कौन सी, मंगोलियाइड। ठीक है, इनके चारों की अगर हम क्षेत्र पता करेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड आपके जो है जम्मू हिमाचल उत्तराखंड में, भूमध्य सागरीय आपकी जो है ये उत्तर के मैदान में, निग्रोयाइड आपकी दक्षिण में, कहां पर, दक्षिण में, और मंगोलियाइड आपकी पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। कहां पर, पूर्वोत्तर भारत में। ये नस्ल जो है भारत में निवास करती है। भूमध्य सागरीय ये आपकी मध्य भारत में, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड आपकी बिल्कुल उत्तर भारत। ये नस्ल है भारत की जो पाई जाती है यहां पर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से
3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तीन भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन भारत, सबसे पहले प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। नंबर 2 मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। नंबर 3 आधुनिक भारत या आधुनिक कालीन भारत, आधुनिक भारत। इस तरीके से जो है हमने भारतीय इतिहास को अध्ययन करने की दृष्टि से बांट लिया बेटा। और ये जो डिवाइडेशन किया था, ये जो डिवाइडेशन किया था, वह डिवाइडेशन करने वाले व्यक्ति थे क्रिस्टोफर डेलियस, क्रिस्टोफर सेलियरस। इन्होंने जो है ये जर्मन के रहने वाले थे बेटा। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। कहां के थे? जर्मन व्यक्ति थे क्रिस्टोफर सेलियरस। इन्होंने जो है प्राचीन भारत को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा। अब हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो हमारा शुरू होगा बेटा क्या? प्राचीन भारत। क्या शुरू होगा बेटा? प्राचीन भारत। यहां से हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसके बारे में देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए या जानने के लिए या उसको समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें जो है अवेलेबल हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज है जब तक हमें उसके अध्ययन करने के लिए या उसको जानने के लिए हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तो हम उस चीज को जो है सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। ठीक है, जब हम उसको सही तरीके से नहीं जान पाएंगे बेटा तो क्या होगा कि हमारे अंदर गलत फहमियां या गलत चीजें जो है हमारे दिमाग में घर कर जाएंगी। ठीक है, तो हमें इतिहास को जानने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम उसके स्रोतों को देखते हैं। कौन से स्रोत से हमें जो है चीज मिल रही है और किस चीज से जो है हम इतिहास सीख रहे हैं, किस चीज से हम जो है इतिहास जानते हैं बेटा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के लिए हमारे पास 4 प्रमुख तत्व हैं। क्या है? 4 प्रमुख स्रोत है या 4 प्रमुख तत्व हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए बेटा। क्या है हमारे पास? इतिहास को जानने के लिए प्राचीन इतिहास को, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या है? 4 प्रमुख स्रोत हैं। क्या है? स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए बेटा हमारे पास क्या है? 4 प्रमुख स्रोत हैं। नंबर 1, कोई धर्म ग्रंथ। प्राचीन समय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, प्राचीन समय में बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गई और आपके वेद हो गए। इन सभी चीजों से, वेद के अलावा आपके पुराण हो गए, पुराणों के बाद आपके ये जो पुराण हुए ना, उन पुराणों से, वेदों से, रामायण से, गीता से, महाभारत से
हम ये क्या एक धार्मिक ग्रंथ है, इनसे हम जो है क्या करते हैं, इनसे भी हमें अपने इतिहास की जानकारी होती है। इतिहास की क्या जानकारी होती है बेटा? रामायण से हमें श्री राम के बारे में, उस समय के भारत के बारे में पता चलता है। ठीक है, सीता हमारी मिथिला की थी, राम जो है हमारे अयोध्या के थे। तो ये चीजें जानने को मिलती हैं रामायण से। इसके अलावा बेटा महाभारत से हमें कुरुक्षेत्र और आपका इंद्रप्रस्थ और आपके उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से गीता के बारे में हमें बहुत सारी चीजें गीता से जो है भारत के बारे में मिलती हैं। अन्य वेद भी जो है अपने यहाँ के भारत के कल्चर और भारत की जो विविधता थी, भारत के जो लोग थे, उनके बारे में हमें जो है वेद क्या करते हैं बेटा, जानकारी देते हैं। इसमें धर्म ग्रंथ में क्या हो जाएगा, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, वेद हुए बेटा, और आपके पुराण हुए। इन चीजों से जो है हम क्या सीखते हैं, अपने प्राचीन भारत के इतिहास को भी जानने का प्रयास करते हैं। हमें यहां से भी चीजें जो है मिलती हैं। नंबर 2, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें जो है क्या मिलता है, अपने भारत की उस समय के राजनीति व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से कालिदास के बहुत सारे जो ग्रंथ थे, उनसे भी जो है हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कालिदास के अर्थशास्त्र से ये क्या है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, कालिदास के बहुत सारे ग्रंथ थे बेटा, जैसे मेघदूत हो गया, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। इनसे जो है हमें बहुत सारी चीजें क्या होती है, सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कालिदास के प्राचीन बहुत सारे ग्रंथ हो गए। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो हमें जो है क्या मिलता है, विदेशियों का विवरण मिलता है। क्या मिलता है, जो विदेशी यहां पर आए। नंबर 3, विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण, जो बहुत सारे विदेशी आए यहां पर, ठीक है, जैसे अलबरूनी, जैसे आपका मोरक्को से आया था एक व्यक्ति, ठीक है, तो चीन से आए थे फायान वगैरह। ये जो सारे व्यक्ति भारत आए, उनसे उन्होंने क्या है, भारत को देखा, यहां कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने जो है उनके समय का जो समय वो था, चीजें उन्होंने इतिहास की पुस्तकें या उन्होंने जो है पुस्तकें लिख दी, जिन्हें आज हम जो है भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या करते हैं। जैसे आपका अलबरूनी हो गया, अलबरूनी आया था, अलबरूनी, इसने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। आपका इब्न बतूता हो गया, ये भी जो है जब आया था तो हमने इसके इतिहास को भी जाना। इब्न बतूता के बाद जो है आपका कौन आया था बेटा, फाहियान आया था। तो इनसे जो है हमें क्या मिला, प्राचीन इतिहास। ये विदेशी थे, ये सभी यात्री विदेशी थे, और इनके विदेशी यात्री थे ये, और इन्होंने क्या किया बेटा, विवरण लिखे बहुत सारे, उससे भी जो है हमें भारत के बारे में जानकारी मिली। नंबर 4 जो है आपका वो है बेटा, यहां पर पुरातत्व संबंधी जो विवरण मिले, पुरातत्व संबंधी विवरण, पुरातत्व संबंधी विवरण। पुरातत्व संबंधी विवरण भी जो है बहुत सारे, जैसे हमें मृदभांड मिले और
गुफाओं में कलाकृतियां मिली, ठीक है। इन सारी चीजों से जो है हमें अपने इतिहास का ज्ञान होता है। ये चीजें मैंने आपको अभी केवल 2 टॉपिक बताए हैं। पहला भारत के बारे में छोटा सा परिचय दिया, उसके बाद मैंने जो है आपको क्या बताया कि जो भारत के इतिहास की अध्ययन करने का स्रोत है वो क्या क्या है, इस चीज के बारे में मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दिया है। आज ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। आगे हम इसी तरीके से अपनी क्लासों को कंटिन्यू करेंगे, और अगर ये चीजें आप लोगों को सही लग रही हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हर किसी के बेनिफिट के लिए है, ठीक है। मैं अपने छात्रों के लिए जो ये कोशिश कर रहा हूं, मैंने जो इस कोशिश को करने का बीड़ा उठाया है, आज मैं इस क्षेत्र में अकेला हूं और मेरे साथ जो है टीम जुड़ रही है धीरे धीरे, और मैं अपनी टीम के माध्यम से अपने आप सभी छात्रों के लिए YouTube पर फ्री क्लासेस भी लेकर के बहुत जल्द आऊंगा, ठीक है। तो कर हिम्मत, एक दिन तेरे पीछे कारवां होगा। कहावत कही गई है कि जो अकेले चलने का हुनर रखते हैं, जो अकेले चलने का हुनर रखते हैं, एक दिन उनके पीछे कारवां होता है, ठीक है। तो मैं आप सभी छात्रों के लिए ये कोशिश कर रहा हूं, और आप सभी छात्र अगर ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग हमें अप्रिशिएट जरूर करें। अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति एक मोटिवेशन पाता है। कभी आपने ये चीज सोची है, ये चीज देखी है, ये चीज प्रयोग की है, जो चीज मैं आपको आज बताऊंगा, ये चीज कभी प्रयोग करना अपनी लाइफ में। जैसे सुबह सुबह कभी आप घर से निकले और आपसे किसी ने कह दिया कि यार आज तो बड़ा आप स्मार्ट लग रहा है, यार बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और वैसे ही फिर आप थोड़ा सा और आगे चले तो आपसे फिर किसी ने कह दिया यार बड़ा सुंदर लग रहा है आज तो तू, क्या बात है, बड़ा हेल्दी है, क्या लगा रहा है भाई चेहरे पे, क्या खा रहा है। फिर आप थोड़ा सा और आगे गए तो एक तीसरे व्यक्ति ने भी आपसे वही बात कह दी, तो आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस होगा ना, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वहां पर जैसे किसी ट्रेडिंग कंपनी जो है बूस्ट नहीं करती, वैसे जो है कभी कभी शेयर मार्केट उस तरीके से बूस्ट नहीं करता, उस तरह से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे आप अपने दिन में, पूरे दिन में एनर्जी से भरे रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने हर किसी से, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त जो भी है आपका, उसे 1-2 प्यार के शब्द बोलोगे ना, 1-2 बार उसे अप्रिशिएट करोगे, या अपने माँ को ही कभी कभी बोल दो मम्मी यार आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। पापा से कह दो पापा यार, पापा से तो नहीं बोल पाते जनरली लोग, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें किस चीज की, लोगों को अप्रिशिएट करनी। अगर लोगों को अप्रिशिएट करोगे, कोई आपको करेगा, आप किसी को करोगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, ठीक है। अगर मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।